चलिए अपने देख रहे थे कस्टम्स लॉ। कल तक जो पढ़ा उसमें से कुछ नहीं समझ आया, ऐसा कुछ है, कुछ पूछना? क्लियर है कल वाले टॉपिक्स? तो आगे फिर कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश, तो डायरेक्टली वो मेन टॉपिक देखते हैं जिसमें से प्रैक्टिकल सम्स आते हैं, दैट इज वैल्यूएशन। ये कंसेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट भी है। एक 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल सम इसी टॉपिक में से हर बार पूछ रहे हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स है उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक है, बैगेज रूल्स है, कॉन्फिस्केशन है, ये सब बचा हुआ है। बैगेज रूल्स मैंने यहाँ पे रखा है लेकिन मॉड्यूल में उतना डिटेल में नहीं था, मतलब मैंने ज्यादा ही पॉइंट रखा हुआ है। तो पहले हम वो टॉपिक टारगेट करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है मॉड्यूल में, जिसमें सम्स बनते हैं, तो उस पर पहले फोकस करें, दैट इज वैल्यूएशन। अब क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन करके टॉपिक दिया हुआ है आपको। क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि वो रूल्स है। अब वैल्यूएशन क्या है वो देखते हैं। प्रैक्टिकल कंसेप्ट, इसमें थोड़ा बहुत जीएसटी वैल्यूएशन जो हमने पढ़ा था उसका आपको सपोर्ट भी मिलेगा कि वो चीजें पढ़ी हुई है तो काम आ जाएंगी। तो देखते हैं क्या बोला है। सबसे पहले पेज नंबर 14 पे आ जाओ आप। कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। एक बोला है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, एफओबी, और एक बोला है सीआईएफ, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसकी बात हो रही है, तो एग्जैक्टली वर्ड्स क्या है वो समझते हैं। FOB, this is free on board। देखो थोड़ा सिंपल कर देते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक एक्सपोर्टर है जो यूएस में रहता है, आप इंपोर्टर हो और आप इंडिया में रहते हो। आप गुड्स मंगवा रहे हो, आपने गुड्स ऑर्डर किए। अब एक्सपोर्टर जो है वो गुड्स शिप के थ्रू भेजेगा, तो सी रूट से या शिप या वेसल के थ्रू आपके जो गुड्स है वो इंडिया आ रहे हैं, ये सिचुएशन है। अब बात पैसों की कर लेते हैं, प्राइस की कर लेते हैं। जो गुड्स आपने इससे खरीदा है तो ये कुछ ना कुछ प्राइस तो कोट करेगा ना कि भाई गुड्स इतने रुपए के हैं, तो एक प्राइस उसने कोट कर दिया, मान लो $1,00,000 कंसाइनमेंट है पूरा, $1,00,000। अब ये प्राइस जो है वो एक्सपोर्टर बोल रहा है कि भाई गुड्स का $1,00,000 कंसाइनमेंट का प्राइस होगा। अब इसने बोला भाई गुड्स भेजने का, तो उसने बोला शिपिंग का खर्चा अलग। सीधी बात है, ये तो मैं मेरा प्राइस बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ से कोई बायर परचेज करता है तो मैं गुड्स का इतना चार्ज करता हूँ, लेकिन आप अगर शिप के थ्रू मंगवाओगे तो उसका फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो अलग लगेगा। सीधी बात है, अपन भी कोई गुड्स खरीदते हैं तो होता है भाई भैया वो टेम्पो का किराया अलग से लगेगा ₹500, ये वैसी बात हो गई। तो शिप के थ्रू मंगवाओगे तो भी तो चार्जेस लगेंगे, तो एक फ्रेट का कॉस्ट लगता है। अच्छा, ये गुड्स यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं यूएस से इंडिया शिप के थ्रू, गुड्स की सेफ्टी को लेके कोई रिस्क है? क्या हो सकता है, शिप डूब गई तो है पॉसिबल? तो इस सिचुएशन में ना फ्रेट के साथ साथ इंश्योरेंस ये मैंडेटरी हो जाता है। इसको ट्रांजिट इंश्योरेंस जो वर्ड यूज करते हैं मोस्टली यहाँ पे, ट्रांजिट इंश्योरेंस। जब तक गुड्स रास्ते में है, सी में है, शिप में है, तब तक के लिए वो इंश्योर्ड रहते हैं। मान लो अगर शिप डूब गई तो जितना भी नुकसान हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बट उसके लिए आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो एक तो गुड्स की कॉस्ट है, एक आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, और एक इंश्योरेंस का खर्चा है। समझ आ गया? तो ये वाला जो प्राइस है ना जो एक्सपोर्टर ने कोट किया, गुड्स को शिप पे चढ़ाने से पहले का खर्चा, गुड्स को अभी शिप पे चढ़ाया नहीं है, पोर्ट तक लाने का या एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से जब गुड्स निकले तब तक का जो खर्चा है, इस अमाउंट को हम बोलते हैं एफओबी प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड। जब इसमें ऐड होता है फ्रेट और इंश्योरेंस तब बनता है सीआईएफ प्राइस, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। बोलो बात समझ आ रही? तो ये सिचुएशन है। अब एफओबी प्राइस की जो मैं बात कर रहा हूं, दिस इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ द सेलर। ये खास ध्यान रखना, बहुत बार कॉस्ट के साथ लोग रिलेट करके कंफ्यूज हो जाते हैं। बोले एफओबी तो कॉस्ट होती है, खरीदने वाले की कॉस्ट होती है, बेचने वाले का तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो एक्सपोर्टर जिस प्राइस पे सामान बेच रहा है इसने उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा होगा या नहीं जोड़ा होगा? तो ये जो है ना, दिस इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ द सेलर। बायर के लिए कॉस्ट है, सेलर के लिए तो सेल्स प्राइस है। बात समझ आ रही? तो एफओबी प्राइस के अंदर बेचने वाले का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जुड़ा हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो दोनों टर्म्स क्लियर हुए, एफओबी एंड सीआईएफ क्या है, कि आगे ये सब चीजें अभी रूल्स में काम आने वाली, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। क्लियर? बीच में भी हुआ था, 2-3 बार हो चुका। कोई यही कार्गो शिप थी, अभी रिसेंटली भी हुआ, और लास्ट 1-2 साल में ऐसे 2 से 3 इंसिडेंट हुए। लग्जरी कार्स शिप पे ट्रांसपोर्ट हो रही थी
इटली के पास या फ्रांस के पास कहीं पे, और वो शिप में शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, शिप डूब गई। और शिप के अंदर थी स्पोर्ट्स कार्स, लैम्बोर्गिनी, बेंटली, रोल्स रॉयस, फरारी, ये सब गाड़ियाँ थी। और कितनी गाड़ियाँ थी? 3 से 4 हज़ार गाड़ियाँ एक शिप में। अब सोचो एक गाड़ी की कॉस्ट कितनी है, और ऐसे 4,000 गाड़ियों की टोटल वैल्यू कितनी होगी, और वो सारी गाड़ियाँ डूब गई। तो शिप में स्पार्क हुआ, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, तो शिप को डूबने में टाइम लगता है, एकदम से डूब नहीं जाएगी। तो जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं नियर बाई, तो उन्होंने आके क्रू मेंबर्स को तो बचा लिया, बट इतनी बड़ी शिप के ऊपर इतनी सारी गाड़ियां रखी, वो कैसे हटाएं उस पे से? तो शिप सामने सामने डूब रही है, आप कुछ कर नहीं सकते, 4,000 गाड़ियां खत्म हो गई वैसा है। तो ये जो नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी को झेलना पड़ेगा, ठीक है। इंश्योरेंस जिस कंपनी ने किया होगा उसका नुकसान हो गया कि उनको उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं कराया होता तो जिसने ऑर्डर प्लेस किया होगा बायर, सारा लॉस उसका, और सारा इतना सारा लॉस बेयर करना मतलब इतनी बड़ी बात होगी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ट्रांजिट इंश्योरेंस तो लोग करवाते ही हैं, वो मैंडेटरी कॉस्ट हो ही जाता है वैसा। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की। तो कस्टम ड्यूटी अगर किसी भी गुड्स पे लगानी है तो कस्टम ड्यूटी एड वैलोरम ड्यूटी है। एड वैलोरम का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, कि भाई जितने रुपए का गुड्स होगा उतनी ड्यूटी लगेगी परसेंटेज में, 10%, 15%, 50%, 100%, जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे। तो गुड्स की वैल्यू ही अगर सही से नहीं गिनी तो रेवेन्यू भी तो गलत होगा। फिर जीएसटी में भी सेम बात हो रही थी ना, गुड्स की वैल्यू अगर सही गिनोगे तो जीएसटी सही अमाउंट पे कलेक्ट होगा। एग्जैक्टली सेम पॉइंट यहाँ पे भी डिस्कस हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यूएशन किस बेसिस पे होनी चाहिए। अब इसके लिए है सेक्शन नंबर 14 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। सेक्शन 14 ये बोलता है कि भी सिंपल टर्म्स में ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम गुड्स की वैल्यू मानेंगे। द टेक्निकल टर्म इज असेसिबल वैल्यू। असेसिबल वैल्यू मतलब जिस अमाउंट पे ड्यूटी लगती है। तो बोला जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसी वैल्यू को हम असेसिबल वैल्यू मानेंगे, और उस पर आप ड्यूटी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आ जाती है टर्म्स एंड कंडीशंस कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो मैनिपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू फेयर होनी चाहिए। बात समझ आ रही? अब इसमें फिर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वही हमें सीखनी। 2 चीजें इन्होंने बोली है। अगर बायर और सेलर रिलेटेड पार्टी है और प्राइस इज नॉट द ओनली कंसिडरेशन, तो इस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर डाउट क्रिएट हो सकता है। ये सिमिलर बातें हमने जीएसटी में भी की थी। इसलिए फिर आते थे वैल्यूएशन रूल्स, कि जहां ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है वहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन रूल्स पे जाएंगे और उस हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस है वो थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहला ऑप्शन तो गवर्नमेंट ने दिया कि भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना उसी वैल्यू को असेसिबल वैल्यू मान लेंगे, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू फेयर है तो। कितनी बार ऐसा भी होता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशंस करके, ठीक है, उसको भी यूज किया जा सकता है, तो ये वैल्यू भी चलेगी। अगर मॉडिफिकेशन करके रिपेयर करके यूज करना पॉसिबल ना हो और ट्रांजैक्शन वैल्यू पूरे तरीके से रिजेक्ट ही हो जाए तो फिर वैल्यूएशन रूल्स ही एक ऑप्शन बचता है। बात समझ आ रही? ये कंडीशन है। तो एक एक करके हमें आगे बढ़ना होता है वैसा। अब ये ट्रांजैक्शन वैल्यू को यूज करने वाली बात इन्होंने सेक्शन 14 में पहले बोली, फिर उसके बाद ये मॉडिफिकेशंस की बात की, और फिर आए वैल्यूएशन रूल्स। वैल्यूएशन रूल में 2 कैटेगरी है, एक है इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल और एक है एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल। ज्यादा फोकस तो इस पे ही रहेगा क्योंकि एक्सपोर्ट पे ड्यूटी है नहीं, तो एक्सपोर्ट रूल्स के ऊपर फोकस रहता नहीं, इंपोर्ट के ऊपर ही हम ध्यान देते हैं वैसे। अब यहाँ पे वैल्यूएशन रूल्स जो है वो रूल नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं और रूल नंबर 12 तक जाएंगे। तो ये सारे रूल्स जो है हमें समझने और किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, क्या इसमें कैलकुलेशन होगी वो देखना। चलो देखें। तो सेक्शन 14 वाली बात जो आपको मैंने बोली वो पेज नंबर 14 पे नीचे लिखी हुई है, और वैल्यूएशन रूल्स की डिटेल आपको दे रखी है पेज नंबर 15 पे, ठीक है। उसमें देखो टेबल के अंदर ना इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स 2007, कस्टम वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2007 वो दे रखा है, और रूल 3 से लेकर रूल 8 तक वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और उसकी डिटेल्स आपको एक एक करके समझाइए। वो टेबल में थोड़ा फॉर्मेटिंग का इशू है तो कुछ वर्ड्स जो है वो छुप गए, लेकिन आगे के रूल्स में मिल जाएंगे तो बात समझ आ जाएगी। चलो देखें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वही बोला नीचे जो मैंने आपको बताया, रूल 3 क्या बोलता है, थोड़ा गोल गोल बात को घुमाते हैं यहाँ पे। रूल 3 सब रूल 1 जब वैल्यूएशन की बात शुरू करता है तो रूल 3 वापस बोलता है कि भाई देख लो ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर काम लगती है तो यूज कर लो, हमें बीच में आने का कोई शौक नहीं है। आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर ठीक है तो उसी के बेसिस पे वैल्यूएशन करके खत्म करो, लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू में गड़बड़ है तो भी एक मौका दे रहे मॉडिफिकेशन का। कुछ जो है कुछ कॉस्ट ऐड करनी रह गई है, कुछ खर्चे नहीं जोड़े हैं, वो सब ऐड कर दो,
उसके बाद ड्यूटी दे देना। अगर ये सब हो सकता है तो वी आर ओके, हमें कोई रूल और प्रिस्क्राइब नहीं करना है। बट अगर ये सब नहीं हो पाएगा तो फिर आगे हमारे पास रूल रेगुलेशंस अवेलेबल है जिसके बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो रूल 3 स्टार्टिंग में एक बार फिर से आपको मौका देता है कि भाई चाहो तो ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज कर सकते हो अगर वो सही है तो। जो मॉडिफिकेशंस की बात रूल नंबर 3 कर रहा है ना, ये वाले देखो, ये मॉडिफिकेशंस, वो मॉडिफिकेशंस रूल नंबर 10 में प्रिस्क्राइब है। रूल 10 सब रूल 1 और 10 सब रूल 2 सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मॉडिफिकेशंस मतलब कुछ प्लस माइनस करके वैल्यू को ठीक कर दो, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? रूल नंबर 10 में। तो रूल 3 और रूल 10 एक साथ चलते हैं, और फिर जब ये फेल हो जाते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं यूज हो पाती, तो फिर हम जाते हैं रूल 4 पे, रूल 5 पे, वैसा है। अच्छा, इसमें एक बात ये है कि इन रूल्स पे आपको ना सिक्वेंशियली जाना है, ऑर्डर में। मतलब रूल 3 के बाद पहले रूल 4 अप्लाई करो, रूल 4 फेल हो जाए तो रूल 5 पे जाओ, रूल 5 फेल हो जाए तो रूल 6 पे जाओ। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कोई भी रूल लगा दिए, ऐसा नहीं होगा, आपको एक ऑर्डर में जाना पड़ेगा, और जो पहला रूल आपकी सिचुएशन पे सेट होगा वो रूल आपको यूज करना पड़ेगा। आइए बात समझ में क्लियर हो रहा है? तो ये सब चीजें यहाँ पे बोली हुई है। चलो देखें नेक्स्ट। तो ये सब थियरी वाला पार्ट तो मैंने आपको बताया। अब डायरेक्टली रूल्स की डिटेल्स को ही कंप्लीट करते हैं। रूल 3 सब रूल 1 क्या बोल रहा है कि भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू चाहो तो यूज कर सकते हो, कोई मॉडिफिकेशन करना है तो रूल नंबर 10 के हिसाब से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, हम मना नहीं करते। तो ये सब बातें तो बोली। आगे देख लो क्या है नेक्स्ट। रूल 3 सब रूल 2 नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16 पे, क्योंकि बीच में जो लिखा है सब इंट्रोडक्शन है, उसको स्किप कर सकते हो आप। रूल 3 सब रूल 1 जो बोल रहा था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज करनी है तो कर लो, उसी बात को रूल 3 सब रूल 2 आगे बढ़ा रहा है। अब इस पे ध्यान देना, नहीं तो फिर मिक्सअप हो जाएगा। सब रूल 2 ये बोल रहा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज करनी है तो करो, लेकिन सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या, वो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शंस एज टू द डिस्पोजिशन और यूज ऑफ द गुड्स बाय द बायर अदर देन द रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर इम्पोज्ड और रिक्वायर्ड बाय लॉ और बाय द पब्लिक अथॉरिटी इन इंडिया और लिमिट द ज्योग्राफिकल एरिया और डू नॉट सब्सटेंशियली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुड्स। देखो, मैं यूएस से अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और वो इंपोर्ट के ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन वैल्यू मैंने दिखाई है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकती है। पहली कंडीशन क्या है कि गुड्स खरीदने के बाद उन गुड्स के ऊपर मेरा कंट्रोल रहेगा, सेलर का कोई राइट नहीं रहेगा। और वो तो होना भी चाहिए, मैंने सामान आपसे खरीद लिया ना, पैसा दे दिया ना, अब मैं उस सामान का जो चाहे करूँ, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। उसी को लेके बात की, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस है सेलर की तरफ से, तो फिर कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल है उन गुड्स के ऊपर और ट्रांजैक्शन वैल्यू में गड़बड़ है, ऐसा अज्यूम किया जा सकता है। लेकिन कौन कौन सी सिचुएशन में रिस्ट्रिक्शंस चलेंगे? पहला रिस्ट्रिक्शन बोला है, द रिस्ट्रिक्शंस आर रिक्वायर्ड बाय लॉ और द पब्लिक अथॉरिटी इन इंडिया और दे लिमिट द ज्योग्राफिकल एरिया इन विच द गुड्स में बी रीसोल्ड। ये दोनों पॉइंट्स का एक कंबाइन एग्जांपल दे देता हूँ। आपने स्कॉटलैंड से स्कॉच विस्की इंपोर्ट की, अपन ने बीच में बात की थी, तो आपने स्कॉटलैंड से विस्की इंपोर्ट कर ली। अब ऐसा है कि इंडिया में अगर आप इंपोर्ट करते हो तो जो सेलर है वहां पे उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई मैंने तो आपको सप्लाई भेज दिया, मेरे पैसे दे दो। बट इंडिया में आपको पता है कि लीकर को लेकर रिस्ट्रिक्शंस है। अब ये लीकर अगर आप इंपोर्ट करते हो महाराष्ट्र पोर्ट पे, तो ये लीकर महाराष्ट्र में सेल हो सकती है, राजस्थान में सेल हो सकती है, गुजरात में सेल नहीं हो सकती, बिहार में सेल नहीं हो सकती। मालूम हो रहा है क्यों ऐसा? क्योंकि इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने इंडिया में कानून बनाया हुआ है कि गुजरात और बिहार ड्राई स्टेट है, तो भाई यहाँ पे लीकर सेल करना अलाउड नहीं है। ये कंडीशन इंडियन गवर्नमेंट ने लगाई है या सेलर ने लगाई है? सेलर वहां से बोल रहा है भाई मैं लीकर भेज तो दूंगा, गुजरात में मत बेचना, मेरी कंडीशन है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम गुजरात में बेचो, महाराष्ट्र में बेचो, खुद पी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पैसे दे दो। तो सेलर की तरफ से तो कोई कंडीशन है नहीं, लेकिन इंडियन लॉज की तरफ से अगर ज्योग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन से ऐसा कुछ है तो उससे ट्रांजैक्शन वैल्यू का क्या लेना देना? ट्रांजैक्शन वैल्यू पे तो उसका कोई असर होगा नहीं। तो बोला ये रिस्ट्रिक्शंस चलेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है वैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, द सेल और प्राइस इज नॉट सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और कंसिडरेशन फॉर विच a value cannot be determined in respect of the goods being valued. That is, if price of the product is uncertain or conditional, then transaction value shall not be accepted. हाँ, ये अच्छा पॉइंट है बहुत। इसमें अंदर 3 सिचुएशंस दे रखी है। देखो, मैं अगर आपको कोई गुड्स बेच रहा हूँ तो प्राइस तो मेरी तरफ से क्लियर होना चाहिए। आपने सर ये प्रोडक्ट कितने का है, तो मैं गोल गोल बातें घुमा रहा हूँ, ऐसा होगा तो इतने पैसे लगेंगे, वैसा होगा तो उतने पैसे लगेंगे। आप लोग से सीधा बताओ ना प्राइस क्या है, ऐसा वैसा क्या, कंडीशन क्या लगा रहे हो?
सीधा बताओ ये चीज कितने की है, तो मैं बोला भाई इतने रुपए की है, तो बात समझ आती है। तो अगर सेलर प्राइस में कोई कंडीशंस रखता है कि इफ देन वाली, अगर ऐसा होगा तो ये कंडीशन, वैसा होगा तो वो प्राइस, तो वो प्राइस में आ जाती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की वजह से ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट होने का चांस रहता है। अब किस टाइप की अनसर्टेनिटी और कैसी कंडीशन वो भी समझ लो। जैसे सपोज ऐसा कुछ है कि आपने बोला कि सर ये पैनल खरीदनी है और मैं ये सेल करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो बोले पैनल कितने की। अब मैंने आपको सीधा सीधा बोल दिया 1 लाख रुपए की, तो बात खत्म हो गई। इस पैनल की प्राइस 1 लाख रुपए है, आपको अगर पे करना है तो पे करके खरीद लो। मैंने बोला नहीं इसमें कंडीशनल प्राइसिंग है। बोले कैसी कंडीशन। बोले ये पैनल मैं आपको कितने रुपए में दूंगा, ये डिपेंड करता है कि आप और क्या क्या सामान खरीद रहे हो। अगर आप मेरे से मोबाइल फोन भी लेते हो, आप मेरे से कैमरा भी लेते हो, आप और कोई प्रोडक्ट लैपटॉप भी खरीदते हो, तो फिर इसका प्राइस मैं उस हिसाब से प्लस माइनस कर दूंगा। तो इसका प्राइस मैंने आपको सर्टन बताया, फिक्स बताया या नहीं बताया। मैं बोला कंडीशन है, बाकी आप मेरी दुकान से क्या क्या सामान खरीदोगे उस हिसाब से इसका प्राइस बताऊंगा। तो बोला ऐसी अनसर्टेनिटी अगर है तो डिपार्टमेंट को कैसे समझ आएगा कि इसके ऊपर कितने रुपए की ड्यूटी लेनी है और इसका क्या प्राइस असर्टेन करना है। तो बोला अगर अनसर्टेनिटी आएगी तो इस सिचुएशन में जो डिपार्टमेंट है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू कर देगा रिजेक्ट, और फिर वो रूल्स के हिसाब से खुद वैल्यूएशन लगाएगा कि भाई हमने इतनी वैल्यू मान ली और इस पर आप ड्यूटी दे दो। हमें नहीं पता कि आपने एक्चुअल क्या प्राइस पे ट्रांजैक्शन किया, बिकॉज जब हम ट्रांजैक्शन देख रहे थे तो आपने बोला इसकी प्राइस तो अभी फिक्स नहीं है, हम और क्या सामान खरीदेंगे सेलर से, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बोले ऐसे बहाने बनाओगे तो थोड़ी मालूम पड़ेगा, जाने दो ट्रांजैक्शन वैल्यू छोड़ो, हम रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन कर लेते हैं, आप ड्यूटी दो और जाओ। बात समझ आ रही है। तो फिर ये ऑप्शन बचता है। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, उसमें एक कंडीशन दे दी उन्होंने। और भी इसमें एग्जांपल्स दे रखे हो, जो ए बी सी पॉइंट्स दे रखे हैं ना बी वाले में, इंटरनली 3 पॉइंट्स, उसमें ये सिचुएशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट देख लो, द सेलर एस्टैब्लिशेस द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स ऑन कंडीशन दैट द बायर विल आल्सो बाय अदर गुड्स इन स्पेसिफाइड क्वांटिटी। ये पैनल जब आप खरीदने की बात कर रहे थे तो मैंने बोला इसका प्राइस मैं तब बताऊंगा जब आप मुझे ये बताओगे कि आप और क्या क्या खरीद रहे हो मुझसे और कितनी क्वांटिटी में, उस बेसिस पे मैं इसका प्राइस डिसाइड करूंगा। आज इसका प्राइस डिसाइडेड नहीं है, अनसर्टेनिटी। तो जहां अनसर्टेनिटी आएगी वहां ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस और प्राइसेस एट विच द बायर ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स सेल्स अदर गुड्स टू द सेलर ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। कंडीशन समझ आ रही क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ट्राई करो एक बार, इंटरप्रिटेशन कोशिश करो। बोलो, कुछ रिलेट हो रहा है? कौन किसको क्या बेच रहा है, प्राइस किस पे डिपेंडेंट है, कोई कुछ ट्राई करना चाहेगा? बोलो, कुछ समझ आ रहा है? मैं एक्सपोर्टर हूँ, आप मुझसे गुड्स खरीद रहे हो, मैं सीधा सीधा प्राइस नहीं बता रहा हूँ। प्राइस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? नहीं, इसमें क्या बोला है, बी पॉइंट में क्या बोला है? नहीं, बाकी किसी को कुछ पता चल रहा है? कुछ ट्राई करना तो करो, गलत होगा तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। बोलो, कुछ भी नहीं, थोड़ा तो कुछ तो ट्राई करो। एग्जाम में सेंटेंस आएगा तो क्या समझ आएगा?
मतलब जो खरीद रहा है वो है ना सेलर को कोई दूसरे गुड्स बेचे उसको। हाँ हाँ एग्जैक्टली वही पॉइंट है। चलो अच्छा है, बढ़िया है। जो बायर है वो भी तो कुछ ना कुछ बिजनेस करता होगा, B2B ट्रांजेक्शन है ना, मैं भी सप्लायर बायर दोनों ही, मतलब B2B बिजनेस है। मैं आपसे कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया में, तो मेरा भी कुछ बिजनेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपसे गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप उसकी प्राइस अभी फाइनल नहीं कर रहे हो। आपने बोला कि मैं आपको सामने भी कुछ गुड्स बेचूंगा, दोनों एक दूसरे को कुछ गुड्स बेच रहे हैं। तो मैंने आपसे जो गुड्स खरीदा है उसके सामने मैं आपको क्या बेच रहा हूँ और कितने प्राइस पे बेच रहा हूँ, उस पर डिपेंड करेगा कि जो गुड्स मैंने आपसे बाई किए हैं उसका प्राइस क्या होगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे देख लो, कुछ एग्जांपल फ्रेम करना है तो कर लेते हैं, कंफ्यूजन में मत रहना। सिंपल रखो, दो पार्टीज हैं A और B। इसने गुड्स बेचा, सेल किया, अब प्राइस क्या है नॉट डिसाइडेड। अब इसमें ऐसा है कि ये भी मिस्टर ए को कुछ गुड्स सेल करेगा, और किस प्राइस पे सेल करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये प्राइस कितना होगा। तो आप जितने रुपए में सामान बेचोगे उसके बेसिस पे सामने वाला ये वाला प्राइस फिक्स करेगा। समझ आ रहा है? तो ये हमने इंपोर्ट किया है, दिस इज इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, और इसकी वैल्यूएशन की बात आज हो रही है। अब आप भी सामने वाले को कुछ गुड्स बेचने वाले हो, मतलब एक्सपोर्ट करने वाले हो। अब आप कितने प्राइस पे एक्सपोर्ट करोगे उस पर डिपेंड करता है कि इंपोर्ट कितने प्राइस पे होगा। बात समझ आ रही? तो आज इंपोर्ट के टाइम पे ये प्राइस जो है वो तो अनसर्टन हो गई ना। बात समझ आ रही? तो डिपार्टमेंट बोलेगा भैया हम ड्यूटी कैसे चार्ज करें, तुम बता ही नहीं रहे हो प्राइस कितना है। बोले नहीं सर वो अभी पता नहीं है ना, मैं उसको गुड्स बेचूंगा कितने रुपए पे बेचूंगा फिर वो ये प्राइस बताएगा। तो बोले अभी हम क्या करें, गुड्स तो मंगा लिया आपने, अब हम उसको पोर्ट पे रखें या आपका वेट करते रहे कि आप ट्रांजेक्शन कब करोगे। भाई ये सब छोड़ो, एक काम करते हैं, वैल्यूएशन जो है ना वो रूल्स के हिसाब से कर लेते हैं। मतलब हम जो वैल्यू बोलेंगे उसके ऊपर ड्यूटी दो और गुड्स लेके जाओ, एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू का हम वेट नहीं करेंगे। बात समझ आ रही? तो डिपार्टमेंट कब तक गुड्स आपके पोर्ट पे लेके बैठा रहेगा, जब तक आप प्राइस बताओगे नहीं तब तक। ऐसा नहीं होगा। फिर अगर ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आप शो करते हो, वो कुछ ना कुछ वैल्यूएशन लगा के आपसे पैसे ले लेंगे और आपको जाने देंगे। फिर आप करते रहना आपको क्या एक्चुअल वैल्यूएशन करनी है या ट्रांजेक्शन करना है। बात समझ आ रही? तो ये कंडीशन है। तीसरा पॉइंट देखो, द प्राइस इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉर्म of payment extraneous to the imported goods, such as where the imported goods are semi-finished goods which have been provided by the seller on condition that he will receive a specified quantity of the finished goods। इससे भी एक लेवल ऊपर का पॉइंट है, एक दो बार पढ़ो, लैंग्वेज से पढ़ो। सब कुछ मैं बताता जाता हूँ, फिर आपको खुद से इंटरप्रेट करना तो समझ नहीं आती है। बोलो, कुछ आइडिया है? लैंग्वेज पढ़ी एक बार। देखो सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स की कुछ बात हो रही है यहाँ पे, अपने एग्जांपल वैसा फ्रेम करते तो आपको बात रिलेट हो जाएगी। देखो ये सिचुएशन है, ये एक्सपोर्टर है जो लैपटॉप बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, हम इंडियन इंपोर्टर है, हम इसे लैपटॉप खरीदने वाले हैं। ये सिचुएशन है। अब ऐसा है कि जो इंडिया में इंपोर्टर है ये भी एक कंपनी है, इनका भी अपना बिजनेस है, और ये लोग ना बैटरी बनाते हैं। इन लोगों का काम है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का, लैपटॉप मोबाइल फोन सबकी जो बैटरीज होती है वो मैन्युफैक्चर करने का काम इनका ही। अब इनको लैपटॉप इंपोर्ट करना है, तो इन्होंने ऐसा बोला कि भाई लैपटॉप का क्या प्राइस रहेगा, ठीक है। तो एक्सपोर्टर ने कुछ प्राइस कोट किया होगा, फिर इंपोर्टर ने ऐसा बोला कि भाई देखो हमारा खुद का काम है बैटरी मैन्युफैक्चर करने का, जो लैपटॉप आप बनाते हो ना उसमें बैटरी लगती है, हम खुद ही बनाते हैं, तो एक काम करो ये बैटरी हम सप्लाई कर देंगे आपको और लैपटॉप में आप इंस्टॉल करके दे देना। बात समझ आ रही?
तो लैपटॉप के प्राइस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का या सेम ही रहेगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट मैं ही दे रहा हूँ, समझ आ रही? तो सेमी फिनिश्ड गुड्स या पार्ट्स मैं दे रहा हूँ और आप उसको फिनिश करके मुझे दे दो। बात समझ आ रही? क्लियर हुआ? तो इस सिचुएशन में ऐसा है कि लैपटॉप का जो भी प्राइस होगा या जो ट्रांजैक्शन वैल्यू शो की होगी वो बैटरी प्रोवाइड करने से कम हो जाएगी ना। मान लो लैपटॉप का नॉर्मली प्राइस है 60,000, मैंने बोला अगर बैटरी मैं ही सप्लाई कर दूँ तो सप्लायर ने बोला फिर लैपटॉप आपको पड़ेगा 45,000 का, तो बैटरी तो आप ही भेज रहे हो, समझ आ रहा है? तो अब डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ड्यूटी लेगा तो उसका नुकसान नहीं हो जाएगा। एक्चुअल लैपटॉप की वैल्यू तो 60,000 है, बट क्योंकि यहीं से आपने गुड्स सप्लाई कर दिए तो गुड्स की वैल्यू कम करके 45 कर दी, तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू फेयर ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है। डिपार्टमेंट को जो ड्यूटी मिलनी चाहिए वो फुल वैल्यू पे मिलनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ होगा तो उस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू में वो बैटरी की जो कॉस्ट है वो ऐड करके आप प्राइस निकालो, उस पर ड्यूटी देके जाओ, ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं चलेगी। समझ आ रहा है? बिकॉज जो बायर है वो खुद ही सेलर को कुछ रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड सप्लाई कर रहा है, जिसको फिनिश करके यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद सेलर कर रहा है। बोलो, बात समझ आ रही? क्लियर हो रहा है? तो ये सिचुएशन में जो है प्राइसिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू जो रिजेक्ट हो जाएगी और बैटरी का कॉस्ट फिर ऐड करके आपको देखना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? पता चला? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट सी कंडीशन देख लो, सी पॉइंट। नो पार्ट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एनी सब्सिक्वेंट रीसेल, डिस्पोजल और यूज ऑफ द गुड्स बाय द बायर will accrue directly or indirectly to the seller unless an appropriate adjustment can be made in accordance with the provisions of Rule 10 of these rules। देखो अच्छा पॉइंट है, अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक रूल 10 का रेफरेंस भी दिया हुआ है, तो दो कंडीशंस आने वाली है, केस समझना कि क्या हो रहा है। ये जो अपना एक्सपोर्टर है वो एग्जांपल अपन फिक्स रखते हैं। दो सिनारियो यहाँ पे बताऊंगा। एक्सपोर्टर ने जो प्रोडक्ट यहाँ पे भेजा, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, आईफोन का एग्जांपल ले लो। एक्सपोर्टर ने इंडियन इंपोर्टर को आईफोन भेजा। अब इंडियन इंपोर्टर आईफोन का करेगा क्या? वो आगे बायर को सेल करेगा। तो ये खुद भी ट्रेडर है, ये यूजर नहीं है, इसने बहुत सारे आईफोन इंपोर्ट किए और अभी इंडिया में बेच रहा है। अब बात ये है कि बहुत बार ऐसी भी कंडीशंस होती है, ये जो एक्सपोर्टर है ना, ये प्राइसिंग को लेके ऐसा बोलता है कि भाई मैं आपसे एक आईफोन का मान लो 40,000 रुपीज चार्ज करूंगा, प्लस जो आप ये ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट बनाओगे ना, उस प्रॉफिट का 20% चार्ज करूंगा। कंडीशन समझ आई? आप आगे इन फ्यूचर जो भी सेल करोगे उसमें आपका जो प्रॉफिट आएगा ना, उसका भी एक हिस्सा मैं आपसे चार्ज करूंगा। ये सेलर की कंडीशन है। अब ऐसी कंडीशन अलाउड है जब सारे अमाउंट्स सर्टन हो। अमाउंट सर्टन हो मतलब मान लो इस कंडीशन में ऐसा है कि भाई इसमें जब इंपोर्ट किया तो एक आईफोन कितने का पड़ा? 40,000। अच्छा, ये आगे जब बायर को बेचेगा तो इसका प्राइस फिक्स है 60,000। ये एमआरपी फिक्स है, मतलब डिफाइंड है ना। आज इंपोर्ट करते टाइम पता है कि आईफोन आगे कितने में बिकने वाला है। अच्छा, इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो गया इस पूरे ट्रांजेक्शन में? प्रॉफिट 20,000। 20,000 में से कितना परसेंट देना है एक्सपोर्टर को? 20%। वो कितना हो गया? 4,000। ये सब कुछ आज इंपोर्ट के टाइम पे डिफाइंड है, सब पता है, लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट किया हुआ, एग्रीमेंट बनाया हुआ है। तो इस पॉइंट पे जब आईफोन इंपोर्ट हुआ होगा तो डिपार्टमेंट ये वाला पोर्शन पता कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है ना। 4,000 भले फ्यूचर में होने वाला है लेकिन पता तो कर सकता है। तो ये टोटल कितना हो गया? 44,000। बात समझ आ रही? क्लियर है? तो 44,000 के ऊपर इससे ड्यूटी लेके जो है फ्री कर देंगे कि हाँ भाई 44,000 पे आप ड्यूटी तो और जाओ। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर? बट दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये वाला प्राइस सर्टन नहीं है या फिर ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ये प्रॉफिट मार्जिन सर्टन नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी। मतलब 40,000 प्लस कितना वो कैलकुलेट करना अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, इस टाइम पे पता नहीं है। ये बोल रहा है सर वो तो मार्केट में देखो आगे कितने में बिकता है, फिर डिसाइड करेंगे कितना प्रॉफिट मार्जिन भेजना है, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। तो डिपार्टमेंट बोलेगा फिर हम ये पोर्शन कैसे गिने भाई, कुछ रास्ता बताओ इसका। अगर आपके पास कोई फिक्स नंबर्स नहीं है तो फिर आपकी ये ट्रांजैक्शन वैल्यू हमको रिजेक्ट करनी पड़ेगी, फिर हमें रूल्स पे जाके वैल्यूएशन निकाल के आपसे दूसरे किसी अमाउंट पे ड्यूटी लेनी पड़ेगी। बट अगर ये सब क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पे ड्यूटी देके जा सकते हो। समझ आए? तो ये जो
अनसर्टेनिटी वाली बात है वो यहाँ पे क्लॉज सी में बोली है, रूल 3 सब रूल 2 क्लॉज सी हम पढ़ रहे हैं, इसमें अनसर्टेनिटी वाली बात बोली है। फिर साथ में ये भी बोला है कि रूल 10 जो है वो क्लियर करता है कि अगर सर्टेनिटी है, ये ऐसा फॉर्मूला फिक्स है और इस अमाउंट पे आया जा सकता है, तो इस पे ड्यूटी दो और जाओ। बात क्लियर, पता चला? तो ये दोनों पॉइंट साथ साथ में आपको बता दिए कि ये सी पॉइंट क्या बोलता है और रूल 10 का जो रेफरेंस दिया है वो क्या बात है। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द बायर एंड द सेलर आर नॉट रिलेटेड और वेयर द बायर एंड सेलर आर रिलेटेड द ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल एज पर द कस्टम प्रोविजंस। दो चीजें हैं, बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए, इन जनरल तो ऐसा बोला है। ठीक है, बायर सेलर रिलेटेड होंगे तो प्राइस के ऊपर उसका असर पड़ेगा, और रिश्तेदारी होती, जान पहचान होती, थोड़ा प्राइस में फर्क पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है। लेकिन फिर ये भी क्लियर किया साथ साथ में कि जो नेक्स्ट सब रूल 3 है अगले पेज पे, वो ये क्लियर कर रहा है कि बायर सेलर का रिलेटेड होना कोई क्राइम नहीं है। भाई आप और मैं रिश्तेदार एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन धंधे में रिश्तेदारी नहीं है। जब बिजनेस की बात आती है तो पूरा पैसा लेते हैं एक दूसरे से कि भाई डिस्काउंट वाला कोई चक्कर नहीं है, जो है वो पे करना है। अगर ये कंडीशन है तो फिर बायर और सेलर के रिलेटेड होने का ट्रांजैक्शन वैल्यू पे कहाँ कोई असर हो रहा है? बात समझ आ रही? तो फिर तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो जेन्युइन होनी चाहिए। तो अगर जो पार्टीज हैं यहाँ पे, बायर है, वो प्रूव कर दे कि भाई सेलर मेरा रिश्तेदार है, लेकिन प्राइस पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो मुझे वही भाव पे गुड्स देता है जिस प्राइस पे बाकी लोगों को बेचता है, देख लो आप डॉक्यूमेंट से टैली कर लो, अगर ये चीज प्रूव हो सकती है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट हो सकती है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो ये सब रूल 3 में क्लियर कर दिया कि सिर्फ रिलेटेड पर्सन होना इज नॉट अ क्राइम। प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है तो फिर रिलेटेड पार्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लैरिफाई किया? बोलो कुछ कंफ्यूजन? तो सब रूल 3 जो है वो भी आपका यहाँ पे साथ में कवर हो गया। सब रूल 4 ऐसा बोलता है कि भाई ये सब अगर नहीं फॉलो हो पा रहा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू के बेसिस पे मॉडिफिकेशन करके नहीं काम चल रहा है, तो ये सब छोड़ो, आप सीधा रूल 4 पे जाओ और दूसरे तरीके निकालो वैल्यूएशन करने के। उसमें रूल 4, रूल 5, रूल 6 ये सब लाइन में चलेंगे, रूल 9 तक जाएगा वैसे बोला हुआ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ? डन? समझ आया? चलो देखें, चलिए तो रूल 3 हमने देख लिया, जो पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करता है, फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, फिर बायर सेलर का रिलेटेड होना ना होना उसका क्या इंपैक्ट है वो बताता है, और बोले अगर ये फेल हो जाए तो दूसरे रूल्स आपके पास है, उस पर जाके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला रूल 3 में ट्रांजैक्शन वैल्यू को मॉडिफाई करना और उसके बेसिस पे रिपेयर्ड वैल्यू पे काम चलाना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो अपन पीछे देख रहे थे। ये वाला पॉइंट है, ये मॉडिफिकेशन जो रूल 10 में प्रिस्क्राइब्ड है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये, व्हाट इज रूल 10? रूल 10 में ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं जो ट्रांजैक्शन वैल्यू में करने के बाद आप उसकी मॉडिफाइड वैल्यू फाइंड आउट करके उसको यूज कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी। क्लियर? तो देखते हैं, रूल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, 10 सब रूल 1 और 10 सब रूल 2। इसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस की बात की गई है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके इंपोर्ट के लिए खर्च हुए हैं पर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में एडेड नहीं है, तो उसको ऐड कर दो और उसके बेसिस पे आप ड्यूटी पे कर दो, ये कंडीशन है। अब ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स है, मोबाइल फोन छोड़ दो, यहाँ ध्यान दो। हाँ, रूल 10 में सबसे पहले सब रूल 1 कौन कौन से एडजस्टमेंट्स की बात ये कर रहा है? इन डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन वैल्यू देयर शैल बी एडेड द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे ट्रांजैक्शन वैल्यू में सीधा सीधा प्लस कर देने, उससे जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर आपको ड्यूटी पे करनी रहेगी। वैसा कौन से एक्सपेंसेस है वो देखो। सबसे पहला है कमीशन एंड ब्रोकरेज। आपने परचेजेस के लिए कुछ कमीशन या कुछ ब्रोकरेज पे किया हो तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में प्लस कर देना। अगर प्लस नहीं किया हुआ है तो ऑलरेडी अगर वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में एडेड है तो फिर आपको प्लस करने की जरूरत नहीं। फिर इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन में बोला बाइंग कमीशन, तो बोला बाइंग कमीशन ऐड नहीं करना होता है, मतलब बाइंग कमीशन पे ड्यूटी नहीं लगती। सिंपल बोलने का मतलब ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि बाइंग कमीशन होता क्या है, देख लो नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। इट रिफर्स टू फीस पेड बाय एन इंपोर्टर टू हिज एजेंट फॉर सर्विस ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिम अब्रॉड इन परचेज ऑफ गुड्स बीइंग वैल्यूड। तो आप फॉरेन बायर से गुड्स खरीद, मतलब फॉरेन सेलर से गुड्स खरीद रहे हो, एक्सपोर्टर इंडिया के बाहर का है, तो जरूरी नहीं कि आप दोनों पार्टी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो सकता है कोई इंटरमीडियरी के थ्रू आपकी डील हो रही है। तो ये जो इंटरमीडियरी है ये कमीशन तो लेगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड बाइंग कमीशन।
ठीक है, बाइंग कमीशन इसको बोला जाता है, और यही बात यहाँ पे हो रही है। तो बोला बाइंग कमीशन जो है उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू में उसको नहीं जोड़ना है। तो ये हमारे फेवर में है, जितनी चीजें आप ट्रांजेक्शन वैल्यू में जोड़ते जाओगे उतनी चीजों पे बायर की ड्यूटी लगती जाएगी, और जितनी चीजें नहीं जोड़ोगे उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये तो अच्छी बात है कि नहीं जोड़ रहे, वैसा अपना फायदा है। और क्या जोड़ना है, अब बाइंग कमीशन के अलावा और कोई कमीशन हो तो फिर वो ऐड होगा, लेकिन बाइंग कमीशन जो होता है वो ऐड नहीं होगा, तो ये याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स इंपोर्टेड अलॉन्ग विद द गुड्स। आप जब कोई गुड्स मंगवाते हो तो गुड्स कैसे आएंगे, मतलब ऐसे ओपन होंगे सीधा, कोई हाथ में देके चला जाएगा, कुछ पैकिंग मटेरियल होगा, कोई कंटेनर होगा जिसमें सामान आएगा। तो बोला जो पैकिंग मटेरियल है, थर्मोकोल पैकिंग हो सकता है, प्लास्टिक पैकिंग हो सकता है, ग्लास पैकिंग हो सकता है, वुडन बॉक्स हो सकता है, एनीथिंग। तो पैकिंग मटेरियल के लिए जो आपसे लेबर और मटेरियल का पैसा चार्ज किया जा रहा है वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होना चाहिए। और शिप पे जिस कंटेनर में सामान आ रहा है उस कंटेनर का जो कॉस्ट आपसे लिया जा रहा है वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होना चाहिए। ये सब चीज़ों पे ड्यूटी लगनी चाहिए क्योंकि वो इंपोर्ट से कनेक्टेड है, ये स्टोरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो नीचे तो फिर समझाया प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल का मतलब क्या है, मतलब पैसे दे दिए हैं या देने वाले हैं, एक ही बात होगी। कॉस्ट और चार्जेस नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है, तो इन सबके ऊपर ड्यूटी नहीं लगने वाली, ये सीधी सी बात है। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखो, चार्जेस फॉर कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूटी आफ्टर टैक्स, ये 3 पॉइंट्स बोले हैं, ये सारे पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं। व्हाट इज पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस? इंपोर्ट करने के बाद का खर्चा, इंपोर्ट हो चुका है, गुड्स आपने क्लियर करवा ली, उसके बाद का खर्चा है। अब इसके एग्जांपल्स है ये सारे, और कुछ नहीं है। मान लो ऐसा कुछ है कि आपने एक मशीन इंपोर्ट की है, चाइना से कोई मशीन इंपोर्ट कर ली टेक्सटाइल के लिए, मशीन आ गई, इंपोर्ट ड्यूटी भर दी, क्लियर करा के लेके आ गए। अब फैक्ट्री में जहां उसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के लिए ना कुछ ऐसा सीमेंट का फ्लोरिंग, कुछ ऐसा प्लैंक बनाना पड़ेगा हाइटेड, जिसके ऊपर उसको रखेंगे, फिर उसको फिक्स करेंगे। तो ये जो आप बना रहे हो स्ट्रक्चर, वो तो आपने इंपोर्ट करने के बाद बना रहे हो ना, कंस्ट्रक्शन वाला जो काम कर रहे हो वो मशीन की कॉस्ट का हिस्सा थोड़ी ना है, वो तो आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जमीन पे, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मशीन इंपोर्ट करने के बाद, क्लियर कराने के बाद, उसको इंस्टॉल करने के लिए अगर ऐसा कोई खर्चा, कोई स्ट्रक्चरल काम हो रहा है तो वो कॉस्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड नहीं होगी, और उसके ऊपर आपको कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। और लॉजिकली सही भी है, मैं कस्टम डिपार्टमेंट को पैसा दे के मशीन उठा के फैक्ट्री पे ले आया हूँ, अब मैं उसको जमीन पे इंस्टॉल करूँ, दीवार में इंस्टॉल करूँ, डिपार्टमेंट का क्या जाता है? मैं उसको प्लेन जमीन पे इंस्टॉल करूँ या पहले कुछ हाइट पे बनाऊँ, उसका प्लैंक बनाऊँ, सीमेंट का काम कराऊँ, उसके ऊपर रखूँ, मेरी मर्जी। उससे डिपार्टमेंट को कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं बोलेंगे नहीं मशीन के साथ आपने ये खर्चा भी तो किया, इस पर भी ड्यूटी भरो, ऐसा नहीं होगा। ये पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस में काउंट होंगे, वैसा है। दूसरी बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट सम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। देखो, एक अपना एक्सपोर्टर है यूएस वाला, एक है उसकी फैक्ट्री। गुड्स कहाँ से कहाँ जाते हैं वो समझो। यहां से गुड्स आएंगे यूएस के पोर्ट पे, फिर यहां से गुड्स आएंगे इंडियन पोर्ट पे, और फिर यहां से गुड्स आएंगे इंडियन इंपोर्टर की फैक्ट्री पे। बात समझ आ रही? यहाँ पे आप देखो ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ पे लग रहा है। एक ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा यहाँ पे लगा होगा, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से एक्सपोर्टर के पोर्ट तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आने वाला खर्चा वो भी लगा होगा, शिप के थ्रू गुड्स आए होंगे, फिर इंडियन पोर्ट से क्लियर करा के आप अपनी फैक्ट्री पे लेके गए, ट्रक में लोड करके लेके गए होगे। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 3 बार लग रहा है। अब जो ये वाला ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है पहला, ये एफओबी में कवर हो जाता है। ये वाला जो ट्रांजैक्शन का खर्चा है ये सीआईएफ में कवर हो जाता है, फ्रेट। समझ आ गई? यहां तक आते आते हमें गुड्स की असेसिबल वैल्यू मिल जाती है, इसके ऊपर हम ड्यूटी पे करते हैं और गुड्स लेके आ जाते हैं। बात समझ आ गई? अब यहां से क्लियर करके ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, क्या इसके ऊपर भी ड्यूटी देनी पड़ेगी इंडियन पोर्ट से इंडियन फैक्ट्री तक? ये तो इंपोर्ट करने के बाद का खर्चा हुआ ना। तो बोला ये जो एक्सपेंस है ना आपका, ये आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू में कवर नहीं होगा, इसके ऊपर कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। ये पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंस है, बड़ी कॉमन चीज है कि ऐसी होना चाहिए। बोलो आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? चलो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस इन इंडिया, अगेन लोकल, इंपोर्ट होने के बाद का खर्चा, उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू गिन के आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बी वाला जो क्लॉज है वो देख लो, लास्ट में जो दे रखा है। बी वाले क्लॉज में बड़ी सिंपल सी बात की, और वो जो मैंने आपको लैपटॉप वाला एग्जांपल दिया ना, ये एग्जैक्टली वही है। ठीक है, आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, जैसे मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहे हो, लैपटॉप इंपोर्ट कर रहे हो, और आपने एक्सपोर्टर को बोला कि यार लैपटॉप की बैटरी मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा, प्राइस कम कर देना। तो फिर सामने वाला प्राइस कम कर भी देगा, क्या फर्क पड़ता है। बट डिपार्टमेंट जो ड्यूटी वो कितने पे लेगा, फुल वैल्यू पे लेगा। बायर ने सप्लायर को कोई रॉ मटेरियल, कोई कंपोनेंट, कोई पार्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया, और सेलर ने उसका प्राइस कम कर दिया, तो जो ड्यूटी लगेगी वो फुल वैल्यू पे लगेगी, रिड्यूस प्राइस पे नहीं लगेगी। बेसिक बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, ये होना चाहिए। डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू लॉस क्यों करेगा। तो बी क्लॉज में वो कंडीशन आपको यहाँ पे समझाई हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है क्लॉज सी, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस। हाँ, ये भी एक कंडीशन होती है बहुत बार, जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं ना, तो सामने वाला जो है हमसे लाइसेंस फीस या रॉयल्टी के नाम पे कुछ पैसे चार्ज करता है, ये कंडीशन ऑफ सेल होती है। तो ये भी ट्रांजैक्शन वैल्यू का हिस्सा बनेगी। अब बोले ऐसा क्यों होता है वो समझो। जो मशीन मैं आपसे खरीद रहा हूँ, वो मशीन आपकी पेटेंटेड मशीन है, तो आपने बोला मशीन तो हम बेचेंगे, लेकिन ये मशीन यूज करने का आपको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उसकी रॉयल्टी लगेगी। मशीन का प्राइस अलग है, 10 लाख रुपए की मशीन है, लेकिन ये मशीन मेरी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग अगर किसी को ये मशीन बेचते हैं ना, तो उससे मशीन यूज करने का लाइसेंस फीस एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बिकॉज ये हमारा पेटेंट वाला केस है, आईपीआर वाला केस है, तो वो आपको अलग से देनी पड़ेगी। एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ सेल। आप नहीं दोगे तो हम मशीन नहीं बेचेंगे। समझ आ रहा है। अब ये जो रॉयल्टी दी है ना, ये भी कस्टम वैल्यूएशन के लिए रेलेवेंट मानी जाएगी, और इस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। रीजन समझ आया। चलो आगे बढ़े। डी पॉइंट देखो। अच्छा, डी पॉइंट मैंने आपको पीछे ऑलरेडी समझाया। डी पॉइंट में जो कंडीशन है वो आईफोन वाली है। कहाँ गया केस। ये जो कंडीशन आपको बताई थी ना, सर्टेनिटी वाली, ये है आपका रूल 10 सब रूल 1 क्लॉज डी। ये जो मैंने आपको बात बोली वो इसमें बोली हुई है कि अगर सब कुछ सर्टेन है, इंपोर्ट के टाइम पे क्लियर है कि इतने में बिकेगा और इतना प्रॉफिट आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसा ये सब चीजें हैं। चलिए आगे बढ़े। ई पॉइंट, ऑल अदर पेमेंट्स एक्चुअली मेड और टू बी मेड एज अ कंडीशन ऑफ सेल ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स बाय द बायर टू द सेलर और बाय द बायर टू द थर्ड पार्टी टू सेटिस्फाई एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर। जनरल पॉइंट है। इसमें बोला है ऐसे कोई भी प्राइस जो सेलर चार्ज कर रहा है और बोल रहा है कि कंडीशन ऑफ सेल है, ये पैसा तो लगेगा तो ही मैं आपको प्रोडक्ट बेचूंगा, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का हिस्सा होगा, उस पर ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। तो ये आपका रूल 10 का सब रूल 1 हो गया, जिसमें क्या क्या कॉस्ट ऐड होगा और क्या नहीं होगा वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए हुए हैं। बोलो कुछ कंफ्यूजन समझ आया। चलो नेक्स्ट 10 सब रूल 2 देख लो। ये भी अच्छा पॉइंट है। इसमें CIF वैल्यू वाली बातें की है उन्होंने। FOB और CIF जो अपन ने डिस्कस किया ना, वही पॉइंट पूरा यहाँ पे आने वाला है। कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे होगा वो समझना। सबसे पहले इन्होंने बोला कि भाई आप FOB प्राइस को बेस बना लो, वहां से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। देख लो सबसे पहले बेस बना लो FOB प्राइस को, जो आपका रूल 3 सब रूल 1 में था। फिर हमने देखा कि इसमें ना आपको रूल 10(1) के एडजस्टमेंट्स जो है वो प्लस करने हैं। ये अभी जो समझा है वो, इसके साथ जो अमाउंट आता है इसको हम बोलते हैं कस्टम्स FOB। टर्म्स है, ध्यान रखना। FOB और कस्टम FOB में फर्क होता है। FOB में जब 10(1) के एडजस्टमेंट्स ऐड होते हैं, जो अभी जस्ट देखे हमने, रॉयल्टी, कंडीशन ऑफ सेल, रिड्यूस्ड कॉस्ट एटसेट्रा, वो सब प्लस करके जो अमाउंट आता है उसको क्या बोलते हैं, कस्टम्स FOB। इसके बाद आता है रूल 10 सब रूल 2, जो बात करता है CIF वैल्यूज की। अब इसमें भी है क्लॉज A। सबसे पहला जो क्लॉज A है वो बात करता है फ्रेट की, फ्रेट कॉस्ट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का किराया जो लगता है वो। अब जब हम गुड्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से, तो इंपोर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। बाई शिप,
बाय एयरक्राफ्ट एंड बाय रोड, 3 ऑप्शंस रहते हैं। समझ आ रहा है? सबसे कॉमन तरीका है शिप वाला। पूरे वर्ल्ड में मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन शिप के थ्रू होता है, बिकॉज पर यूनिट बहुत सस्ता पड़ता है। एक शिप की लोडिंग कैपेसिटी एक एयरक्राफ्ट से बहुत ज्यादा होती है, तो वो आपको ना सस्ता पड़ेगा और पर यूनिट आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाता है। बट शिप से आने में टाइम लगता है। एयरक्राफ्ट से मंगवाओगे तो गुड्स जल्दी आ जाएंगे, बट उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और रोड वाले में लिमिटेशन ये है कि 2 कंट्री अगर लैंड बॉर्डर शेयर करते तो ही पॉसिबल है कि बाई रोड रूट आ सकता है, अदरवाइज तो आपको शिप से एयरक्राफ्ट से मंगाना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई देखो, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का मोड आप यूज करोगे उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा उसी को तो फ्रेट बोलते हैं। समझ आ रही बात? पर ये पूरा फ्रेट हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर जोड़ देंगे ना तो आपको महंगा पड़ सकता है। रीजन बीइंग, ये जो एयरक्राफ्ट का फ्रेट है बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, कुछ लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर आप शिप से मंगा रहे हो या रोड से मंगा रहे हो तो जो एक्चुअल फ्रेट है वो तो लगेगा, पूरा ही जोड़ देंगे, पूरे पे ड्यूटी लगेगी। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट से मंगवा रहे हो तो इसमें हम एक लिमिट फिक्स कर रहे हैं, अप टू 20% ऑफ कस्टम्स FOB। ध्यान से टर्म्स देखना। अगर एयरक्राफ्ट के थ्रू अगर आप गुड्स मंगाते हो तो क्योंकि एयर फ्रेट शिप वाले फ्रेट से 4-5 गुना 10 गुना महंगा भी हो सकता है, तो बोला इसको हम लिमिट कर देते हैं। कस्टम्स FOB मतलब कौन सा? ये वाला। इसका 20%, मैक्सिमम इतना ही यहाँ पे जोड़ेंगे। मान लो ऐसा कुछ है कि आपका कस्टम्स FOB का जो अमाउंट है वो 1 लाख है और आपका जो एक्चुअल एयर फ्रेट हुआ है वो हुआ है 25,000, तो क्या यहाँ पे पूरा 25,000 जुड़ेगा? पूरे 25,000 पे ड्यूटी लगेगी। कितने पे लगेगी मैक्सिमम? बोलो कितने पे लगेगी? 20,000। ठीक है, 20% ऑफ कस्टम FOB। ये रहा कस्टम FOB, मैक्सिमम इसका 20,000 या 20% ही ऐड होगा। बट अगर आपका एक्चुअल एयर फ्रेट जो है वो 18,500 हुआ तो फिर क्या होगा? कितना आएगा फिर? 20,000 आएगा कि 18,500? 18,500 मैक्सिमम लिमिट है ना, अप टू 20% ही ऐड होगा। पर आपका फ्रेट एक्चुअली में 20% से कम है तो जितना है उतना पूरा जुड़ेगा। 20 से ऊपर गया तो 20 का कैप है। और ये सिर्फ एयर फ्रेट के केस में है, शिप और रोड वाले में नहीं है। शिप का फ्रेट जितना होगा एक्चुअल ऐड होगा, रोड का फ्रेट जितना होगा उतना ऐड होगा, क्योंकि सस्ता होता है। एयर फ्रेट महंगा होता है तो उन्होंने लिमिटेशन दे दी। ये लिमिटेशन आपके फेवर में है आपके अगेंस्ट में? फेवर में, क्योंकि एक लिमिट सेट हो गई ना, इससे ऊपर आपको ड्यूटी देनी नहीं पड़ेगी, तो अच्छा है। ये आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा है, इसमें आपका फायदा है। तो फ्रेट को लेके ये सारी बातें जो है वो इन्होंने क्लैरिफाई कर दी। आ रही समझ में? क्लियर? अब देखो, ये हो गया आपका 10 सब रूल 2 क्लॉज A, जहां पे सारी कंडीशंस बता दी कि अगर शिप वाला रूट है या फिर रोड वाला रूट है तो एक्चुअल फ्रेट, अगर एयरक्राफ्ट वाला रूट है तो मैक्स 20%। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है डेटा नॉट अवेलेबल? सब में दिया होगा फ्रेट का डेटा अवेलेबल नहीं है, पता ही नहीं कितना है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उसमें उन्होंने बोल दिया फ्लैट 20% ले लो। जब कुछ नहीं दिया है तो एक ही रास्ता है, फ्लैट 20%, तीसरा ऑप्शन। समझ आया? क्वेश्चन में नहीं दिया, रियल लाइफ में तो पता होती है, बिल्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं दिया, डेटा में अवेलेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन, फ्लैट 20% ले लो, आगे बढ़ो। समझ आ गया? मैक्सिमम इतना ही लगा सकते हैं, तो मैक्सिमम ले लिया उन्होंने। तो ये फ्रेट वाले सारे ऑप्शन जो है वो आपके सामने। वैसे ही 10 सब रूल 2 क्लॉज C, ये इंश्योरेंस की बात करता है, ट्रांजिट इंश्योरेंस। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक है एक्चुअल इंश्योरेंस। देखो, इसमें कोई ऐसा कैप नहीं दे रखा है 20% बाई एयर बाई सी, कुछ नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस स्टैंडर्ड कंपनीज करती है और उनके रेट्स स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई सबके लिए यही रेट है। जिस लोकेशन से जिस वैल्यू का आप गुड्स मंगवाओगे उस हिसाब से हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम लेंगे। तो प्रीमियम में मैनिपुलेशन का चांस होता नहीं है, तो इन्होंने बोला भाई जो एक्चुअल इंश्योरेंस कॉस्ट है वो जोड़ लो, किसी भी रूट से मंगवाओ, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन डेटा में ना कितनी बार नॉट अवेलेबल दिया होता है, इंश्योरेंस कॉस्ट नॉट अवेलेबल। अब क्या ऐड करेंगे? तो एक लमसम रेट दे रखा है 1.125% ऑफ कस्टम्स FOB। ऑफ कस्टम्स FOB, दिस इज द रेट गिवन। अगर इंश्योरेंस का कोई एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो, अगर एक्चुअल कॉस्ट अवेलेबल है तो वही ले लो। बैकअप में आपको ये ऑप्शन दिया है, 2 ही वेरिएशन है यहाँ पे। इसमें तो क्या 3 सिचुएशंस थी, एक्चुअल, एयर फ्रेट में मैक्स 20, कुछ नहीं हो तो फ्लैट 20। यहाँ बोला है या तो एक्चुअल या फिर फ्लैट 1.125, 2 में से एक लेना होगा।
डिपेंडिंग के सम में कैसा आपको क्वेश्चन बना के दे रखा है। और ये सब पे क्वेश्चन आते हैं और यही टॉपिक है जिन पे पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन है। वैल्यूएशन रूल्स पे 5 मार्क्स का एक सम पिछले 3 पेपर में पूछा है, तो फिर आप समझ लो कि, और यही टाइप का सम जो मैं अभी करवाऊंगा आप पेपर में मैच कर लेना, सेम सम मिलेगा। तो बाहर कुछ नहीं पूछ रहे, तो जब 5 मार्क पक्के करने हो तो फिर इसको ढंग से समझ लो, नहीं तो मार्क्स चले जाएंगे। बात समझ आ रही? क्लियर? तो ये सब रूल्स की बात हम कर रहे हैं और एप्लीकेशन सिखाऊंगा भी, तो ऐसा भी नहीं कि आपके ऊपर रहेगा, मैं करवा दूंगा। चलिए, तो 10 सब रूल 2 क्लॉज ए, ऐसे इंश्योरेंस वाला क्लॉज बी कर दिया इन्होंने पहले, सी ये बी, करेक्शन कर रहा हूँ, ये 2 क्लॉज दे रखे हैं। तो एफओबी में ये सब चीजें जब जुड़ती है, समराइज कर लेते हैं। देखो एफओबी प्लस 10(1) के एडजस्टमेंट्स, तो जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम्स एफओबी। इसमें जुड़ता है फ्रेट और इसमें जुड़ता है इंश्योरेंस, तो क्या आ जाता है? सीआईएफ। ये सीआईएफ जो है ना, इसी को बोलते हैं असेसिबल वैल्यू, इसी पर लगती है ड्यूटी। अब पता है पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, वो इसके ऊपर लगता है। ये स्टोरी कंटिन्यू होती है फिर, असेसिबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी एट 10%, सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, ऐसे करके वैल्यू आती है, फिर बाकी की ड्यूटीज ऐड होती है। समझ आ रहा है? तो ये ऑर्डर है, फ्लो है जिसमें कैलकुलेशन होता है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे समझ आ गया। इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा तो फिर एप्लीकेशन भी देखेंगे, अभी पहले रूल समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, रूल नंबर 4। अब ये सिंपल रूल्स है, इतने हैवी रूल्स नहीं है। रूल 3, 10 थोड़ा कैलकुलेटिव है, सबसे भारी रूल यही है, तो इसमें इतना दिमाग लगता है, बाकी रूल में उतना नहीं लगता है। बाकी रूल आपको कंसेप्चुअली समझने। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, उसमें बात की है आइडेंटिकल गुड्स की, और एक रूल नंबर 5 है विच इज कॉल्ड सिमिलर गुड्स। अब आइडेंटिकल और सिमिलर भी एक जैसा लगता है, फर्क क्या है तो उसको अपने अच्छे समझेंगे। रूल 3 और रूल 10 जो अपन ने अभी सीखा, अगर ये फेल हो जाए, ट्रांजैक्शन वैल्यू या तो है ही नहीं या मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा भाई? रूल नंबर 4 पे आ जाओ। रूल नंबर 4 ऐसा बोलता है कि आइडेंटिकल गुड्स देखो। अब बहुत सिंपल एग्जांपल इसका मैं फ्रेम कर रहा हूं। हेलो, तो देखो आइडेंटिकल गुड्स एग्जैक्टली क्या है वो समझते हैं। एक सिचुएशन फ्रेम कर रहा हूँ। अब अपन अभी आईफोन वाला केस देख रहे थे, क्या वो चल रहा है? आईफोन वाला केस देख रहे थे अपने कि सपोज मैंने आईफोन इंपोर्ट किया। अब उसी ट्रांजैक्शन को या उसी एग्जांपल को यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। यूएस से आईफोन इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया, ठीक है। मैं मिस्टर ए हूँ, मैंने इंपोर्ट किया है सपोज 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स। अभी लेटेस्ट कौन सा है? आईफोन 17 ये मैंने इंपोर्ट कर ली 1 लाख यूनिट इंडिया में बेचने के लिए। अब ऐसा हुआ कि इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अवेलेबल नहीं है, इसको हम मॉडिफाई करने गए तो वो भी नहीं हो पाया, ये सब कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो आना पड़ा रूल 4 पे। रूल 4 क्या बोलता है? आइडेंटिकल गुड्स। आइडेंटिकल गुड्स जो टर्म है उसको डिफाइन करें तो इसका मतलब ये है कि भाई सेम मैन्युफैक्चरर से, सेम कंट्री से किसी और ने अगर सिमिलर सप्लाईज लिए हो तो उस सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल गुड्स। क्या मैं इंडिया में अकेला इंपोर्टर हूं जो आईफोन 17 इंपोर्ट करता है? ये कर सकता है, और भी लोग होंगे। मैंने आईफोन 17 के 1 लाख यूनिट इंपोर्ट किए और डेट भी अज्यूम कर लेते हैं भाई आज ही की 15 नवंबर, बट ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गई फेल, नहीं अवेलेबल है, बताइए नहीं, रिजेक्ट हो गई, वट एवर इट इज। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा पता है? आइडेंटिकल ट्रांजेक्शन ढूंढेगा। क्या 15 नवंबर के आसपास किसी और इंपोर्टर ने यही सेम आईफोन 17 इसी नियर बाई क्वांटिटी में इंपोर्ट किया है क्या? ऐसे सर्च करेंगे वो लोग उनके डेटाबेस में, क्योंकि हजारों लोग इंपोर्ट करते होंगे। तो उन्होंने देखा कि यार एक दिन पहले 14 नवंबर, 2 दिन पहले, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 दिन पहले नियरेस्ट में 13 नवंबर को किसी एक इंपोर्टर मिस्टर बी ने इंडिया में सेम यूएस से कुछ 95,000 यूनिट्स इंपोर्ट किए आईफोन 17 के।
समझ आ रही? अब जब इसका ट्रांजैक्शन चेक किया, ये ट्रांजैक्शन अलग है, मेरा ट्रांजैक्शन अलग है, बट मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो गई, तो इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू हमने या डिपार्टमेंट ने सर्च की, पता चला इसने एक आईफोन 80,000 रुपीज में इंपोर्ट किया है, ये है इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू, और इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जेन्युइन प्रूव हुई है और उस पर हमने 80,000 पे ड्यूटी ली, डिपार्टमेंट ये बोल रहा है। अब अपने केस में क्या होगा पता है, क्योंकि हमारे केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो चुकी है, डिपार्टमेंट इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू अपने वाले पे कॉपी पेस्ट कर देगा कि देखो तुमने भी सेम आईफोन 17 मंगवाया है, नियर बाई क्वांटिटी है, तो 5,000 यूनिट का ही फर्क है, 5% का ही फर्क है, और तारीख भी नियर बाई सेम ही है, तो प्राइस का बहुत ज्यादा वेरिएशन 1-2 दिन में तो आया नहीं होगा। तो बोला इसने जिस प्राइस पे ट्रांजेक्शन किया है ना, वही प्राइस तुम्हारे भी 1 लाख यूनिट्स का मानेंगे, इस पे ड्यूटी लेंगे। बात समझ आ रही? तो आइडेंटिकल गुड्स का डेफिनेशन ये है, सेम मैन्युफैक्चरर, सेम लोकेशन, सिमिलर क्वांटिटी। मैंने भी आईफोन ही मंगाया, एप्पल ही मैन्युफैक्चरर है आईफोन का, आपने भी आईफोन ही मंगाया था, सेम ब्रांड सेम कंपनी, और लोकेशन भी वही है यूएस, मैंने भी यूएस से मंगाया, आपने भी यूएस से मंगाया, डेट भी नियर बाई है, क्वांटिटी भी नियर बाई है, तो प्राइस पे उसमें इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा होगा। हाँ, मैंने 1 लाख यूनिट मंगवाए हैं और किसी ने 2,000 यूनिट मंगवाए हैं, तो प्राइस में फर्क होगा कि नहीं होगा? उसका प्राइस महंगा होगा ना 2,000 वाला, क्वांटिटी कम है, तो फिर वो उतना मैच नहीं होगा, लेकिन नियर बाई क्वांटिटी में है तो काम चल जाएगा। तो जब हमारा खुद का ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो जाए, तो डिपार्टमेंट हमारे जैसा कोई और ट्रांजैक्शन मार्केट में ढूंढता है जो फेयर हुआ हो, और उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू हमारे कंसाइनमेंट पे कॉपी पेस्ट करके हमसे ड्यूटी चार्ज कर लेता है। स्टोरी समझ आ रही? तो ये है रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4 में इतनी स्टोरी बोली जो मैंने आपको बताई, पर इसमें एक और पॉइंट है जो थोड़ा ऐड ऑन करेंगे। जैसे मैंने आईफोन कहाँ से मंगाया था? यूएस से। आपने जो ये आईफोन मंगाया ना, ये आपने मंगवाया सिंगापुर से, लोकेशन अलग है। अब सिंगापुर पास है यूएस पास? कौन सा है? सिंगापुर, ठीक है। तो देखो, मैंने जो आईफोन मंगाया था वो यूएस से मंगाया था, आपने सिंगापुर से मंगवाया था, तो फ्रेट और इंश्योरेंस की कॉस्ट में फर्क पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट तो लोकेशन के बेसिस पे होता है। एग्जाम्पल को रिवर्स कर देते हैं सब पॉइंट समझाने के लिए। मैंने सिंगापुर से मंगवाया और आपने यूएस से मंगाया, ऐसा रखते हैं, और मेरे ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन निकालने के लिए आपका ट्रांजैक्शन यूज किया जा रहा है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है आपकी? 80,000। जैसे ही डिपार्टमेंट 80,000 मेरे ऊपर इंपोज करेगा, मैं पहला डाउट या जो सामने आर्ग्यूमेंट है वो ये रेज करूंगा कि सर इनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरे पे आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, इन्होंने तो यूएस से मंगवाया है, मैं तो सिंगापुर से मंगवा रहा हूँ, यूएस बहुत दूर है, यूएस का जो फ्रेट लगता है यहाँ पे और जो इंश्योरेंस लगता है वो ज्यादा लगता है, और मेरे केस में सिंगापुर में तो फ्रेट बहुत कम लगता है क्योंकि पास है, तो ये तो फिर महंगा पड़ा मुझे, तो 80,000 की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। तो डिपार्टमेंट बोलेगा कोई बात नहीं, हमने इसका इलाज किया हुआ है, इसका इलाज रूल 4 सब रूल 2 में किया हुआ है। बोले एक काम करते हैं, ये जो 80,000 की ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना, उसमें से वो यूएस वाले का फ्रेट और इंश्योरेंस माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी कुछ, और फिर बोले जो बची हुई वैल्यू है ना वो आपके लिए यूज कर लेंगे, और उसमें आपका फ्रेट और इंश्योरेंस प्लस कर लेते हैं जो सिंगापुर वाला लगता है, फिर तो चलेगा। अब मान लो इस 80,000 में से उसका फ्रेट और इंश्योरेंस माइनस किया ना, तो वैल्यू बची 60,000 विदाउट फ्रेट इंश्योरेंस, वो वैल्यू यहाँ उठा के ले लेते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोला आपका सिंगापुर से मंगवाने का फ्रेट और इंश्योरेंस कितना होता है? बोला सर 12,000, ठीक है, वैल्यू आ गई, अब इस पे दे दो ड्यूटी। समझ आ रहा है? तो उनको पता था कि ट्रांजेक्शन वैल्यू जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक प्रॉब्लम आ सकता है अगर लोकेशन अलग अलग है, तो वो लोकेशन वाला प्रॉब्लम भी उन्होंने सब रूल 2 में सॉल्व कर दिया कि ठीक है, सामने वाले की फ्रेट इंश्योरेंस वैल्यू माइनस कर देते हैं, आपकी वाली प्लस कर देते हैं, तो जो 8,000 रुपए आपके बच गए वो हो गई सेविंग, तो जेन्युइन हो गया। तो ये वैल्यू तो कम से कम यूज कर ली हमने। बोलो बात समझ आई? ये कंडीशन है रूल 4 सब रूल 2 की। क्लियर? अच्छा, फिर इसमें तीसरा पॉइंट भी है। अब जरूरी है कि सामने जब आइडेंटिकल ट्रांजेक्शन हम ढूंढ रहे थे तो एक ही मिला होगा, ऐसा जरूरी है? 50 मिले होंगे, बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं। 15 नवंबर को आज ही मैंने 1 लाख आईफोन मंगवाए हैं यूएस से, और 20 लोग हैं जिन्होंने सेम कंसाइनमेंट मंगवाया है सिमिलर क्वांटिटी में। अब कौन सी ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज करें 20 में से? सबकी वैल्यू थोड़ी बहुत तो अलग अलग हो ही सकती है, सबके अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो विच एवर इज हायर विच एवर इज लोअर। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला विच एवर इज लोअर, अगर एक से ज्यादा आइडेंटिकल वैल्यूज अवेलेबल है तो विच एवर इज लेस वो यूज करेंगे। चलो, तो डिपार्टमेंट यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हम आपसे ज्यादा टैक्स लूटने के चक्कर में नहीं है, हमें मिनिमम टैक्स चाहिए अपना रेवेन्यू प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो हम 20 में से विच एवर इज हायर बोलते तो आप क्या कर लेते?
बट डिपार्टमेंट बोल रहे हैं हम हायर नहीं बोल रहे, हम लोअर बोल रहे हैं। तो इफ मोर देन वन वैल्यूज आर अवेलेबल, टेक विच एवर इज द लोएस्ट। समझ आया? ये बात बोलिए रूल 4 के सब रूल 3 में। ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। भी आप 2 मिनट लो आराम से और पूरा रूल 4 एक बार पढ़ लो। अगर रूल 4 आपने पूरा समझ लिया तो रूल 5 कॉपी पेस्ट है, खत्म हो गया भाई, वैसा है। तो रूल 4 एक बार पढ़ो, 2 मिनट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ नहीं समझ आ रहा हो लैंग्वेज में तो मुझे बताओ। बोलो, लैंग्वेज पता चल रही? सब रूल 1, एट सेम कमर्शियल लेवल सिमिलर क्वांटिटी। सेम कमर्शियल लेवल मतलब बनाने वाली कंपनी वही है। जो एप्पल आईफोन मैंने इंपोर्ट किया वही आपने किया, जिस कंट्री से मैंने इंपोर्ट किया आपने भी उसी से किया, ठीक है। क्वांटिटी भी सिमिलर है, टाइम लाइन भी सिमिलर है, तो इसको हम बोलेंगे एट सेम कमर्शियल लेवल एंड इन सिमिलर क्वांटिटी। बाकी सब रूल 2 में वो फ्रेट इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट, सब रूल 3 में अगर मल्टीपल वैल्यूज अवेलेबल है तो विच एवर इज लेस, ये हमने देखा। रूल 5 एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट, बस वहां पे फर्क ये है कि आइडेंटिकल गुड्स के बदले सिमिलर गुड्स वर्ड यूज किया, जिसमें डेफिनेशन चेंज हो जाती है। उसका भी एग्जांपल ले लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। सिमिलर गुड्स क्या है, जैसे आइडेंटिकल में हमने देखा कि मैंने आईफोन इंपोर्ट किया तो आपने भी आईफोन ही इंपोर्ट किया, एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा सिमिलर इंपोर्ट मिल जाए। जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने वीवो का कोई फोन इंपोर्ट किया, जो वीवो का लेटेस्ट हैंडसेट है, अभी अभी लॉन्च हुआ है और मैंने इंपोर्ट किया इंडिया में। अच्छा, और मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट हो गई फॉर सम रीजन। अब डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है कि इसके जैसा सेम यही वाला वीवो का हैंडसेट किसी और ने इंपोर्ट किया है क्या,
बोले नहीं सर ये पहला केस है, अभी तक किसी ने इंपोर्ट ही नहीं किया। तो इसके जैसी आइडेंटिकल वैल्यू हम कहाँ से ढूंढ के लाए, अवेलेबल नहीं है। एक दूसरा रास्ता है, इफ आइडेंटिकल गुड्स इज नॉट अवेलेबल वी कैन यूज सिमिलर गुड्स। आप एक काम करो, ये देख लो कि वीवो का ये जो फोन इंपोर्ट हुआ है, सिमिलर फीचर्स, सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर बैटरी बैकअप, सिमिलर स्टोरेज, डिस्प्ले साइज, ऐसा और कोई कंपनी में इसी प्राइस पॉइंट पे कोई फोन है क्या? तो बोले हाँ सर ओप्पो में है, वीवो ओप्पो के बहुत सारे हैंडसेट एक जैसे हैं, सिमिलर प्राइस रेंज में रहते हैं। अब आपको शायद पता हो कि नहीं पता हो, वीवो, ओप्पो, शाओमी, एक पोको है आई थिंक, और एक और है, 5 कंपनीज है। आपकी वन प्लस, ये पांचों 5 कंपनी की पेरेंट कंपनी एक ही कंपनी है, 5 कंपनी नहीं है। वीवो ओप्पो सेम सिस्टर कंसर्न्स है, एक ही पेरेंट कंपनी के 5 ब्रांड्स हैं, इनका मेकर एक ही है। शाओमी भी वही है, पोको भी वही है, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, ये सब एक ही कंपनी के ब्रांड्स हैं। अब सोचो आप कितना दिमाग लगा लगा के कंपैरिजन करते हो कौन सा फोन खरीदो, पता चला बेचने वाला तो सेम ही है। अब ये लोगों ने ना ये जो चीज की है, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक केस स्टडी। कैसा क्यों किया हुआ है ये ना, बायर कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं, खरीदने वाला जो ग्राहक होता है ना, उसकी साइकोलॉजी से खेलने वाली चीज है ये। अब देखो मार्केट में अगर एक ही मोबाइल फोन अवेलेबल है वीवो का, सेम हैंडसेट, सबके पास वही फोन है, बोर नहीं हो जाओगे? मोबाइल खरीदने गए, ला भाई वही दे दे, वीवो का फोन दे दे, लाइन लगी हुई है, फटाफट डब्बा लो, पैसे दो जाओ, कोई चॉइस नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं। शॉपिंग में अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको खरीदनी एक ही चीज होती है, बट 10 ऑप्शन तो चाहिए ना। आप मान लो एक शर्ट खरीदने चले गए, पहली दुकान में घुसे, उसने पहला शर्ट दिखाया, आपने पहना, पैसे दिए, लेके आ गए, ऐसा होता है? या 2-4 शर्ट देखते हो? अच्छा तो पहला देखा ना, आपको पसंद आया, फिर भी आप बोलते हो हाँ इसको साइड पे रखो और 2-4 दिखाओ। आप 50 शर्ट देखोगे फिर पहला वाला खरीद लोगे, बट कंपेयर तो करोगे कि भाई इससे बेटर कुछ हो तो मैं देख लेता हूँ क्या है। अब मोबाइल फोन में अगर उन्होंने आपको ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया तो एक ही फोन सब लोग यूज कर रहे हैं तो कितना बोरिंग सा एक्सपीरियंस होगा, मोबाइल फोन खरीदने का कोई मजा नहीं रहेगा। अच्छा वो मोबाइल फोन कितना भी अच्छा हो, आपको यूज करने का मजा नहीं आएगा। उसके बदले आप क्या करते हो पता है, जब आपको फोन खरीदना होता है आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो, लिस्ट बनाते हो, ये वाला हैंडसेट सही लग रहा है, ये मेरे प्राइस पॉइंट में है, 5 ऑप्शंस है, फिर उसके ग्राफिक्स चेक करते हो, फिर उसकी मेमोरी चेक करते हो, फिर उसकी बैटरी बैकअप चेक करते हो, उसका डिस्प्ले चेक करते हो, उसकी क्वालिटी देखते हो, कैमरा चेक करते हो, फिर आप सिलेक्शन करते हो कलर का कि इसमें ये कलर अच्छा है, इसमें ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अच्छा हर फोन में कुछ ना कुछ कम ज्यादा है, कोई गेमिंग फोन है तो उसका प्रोसेसर हैवी है, कोई कैमरा फोन है तो उसका प्रोसेसर वीक है लेकिन कैमरा बहुत अच्छा है, अब जो गेमिंग फोन है उसका कैमरा ऑर्डिनरी है। तो एक फोन में सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, देख लेना, किसी में कुछ कम होगा, किसी में कुछ ज्यादा होगा। जानबूझ के ऐसा रखते हैं ताकि बायर को वो एक्सपीरियंस फील हो कि मैंने रिसर्च किया, मैंने 10 हैंडसेट चेक किए, मुझे ये पसंद आया, मेरी चॉइस से मैं ले रहा हूँ, बेचने वाले की चॉइस से नहीं ले रहा हूँ, मेरी चॉइस से खरीद रहा हूँ। बहुत फर्क होता है उसमें आप पैसा भी देते हो, आपको सेटिस्फेक्शन भी होता है, और आप वो प्रोडक्ट बाद में यूज करते टाइम एंजॉय करते हो कि यार मैंने इतना ढूंढ के लिए, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, ये किया वो किया, गूगल पे कंपेयर किया, तब जाके मुझे फोन पसंद आया। और फिर आपको पता चलता है कि जितने फोन आपने कंपेयर किए उसको बनाने वाली एक ही कंपनी, बट वो जानबूझ के हर फोन का थीम अलग रख रही है, एक गेमिंग वाला, एक कैमरा वाला, एक प्रोफेशनल वाला होगा तो उसमें बिजनेस वाले फीचर्स और एप्स वाले सब ज्यादा होंगे। तो डिपेंड करता है कि किसको क्या चाहिए, वो कैटेगरी बना दी तो बायर को लगना चाहिए कि उसकी मर्जी चल रही है, लेकिन जबकि चलती तो सेलर की। गेम समझ आया? वैसा तो सिमिलर गुड्स में क्या होगा, अगर वीवो वाला हैंडसेट किसी और ने इंपोर्ट नहीं किया है तो सिमिलर फीचर्स वाला ओप्पो का हैंडसेट देख लो, उसकी प्राइस पॉइंट ले लो, वो भी चल जाएगी। तो बिकॉज आइडेंटिकल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिमिलर वाला भी एक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। बोलो कोई कंफ्यूजन हम समझ आए? बाकी रूल 5 के अंदर बाकी ये चीजें सारी सेम है, सब रूल 1 भी सिमिलर है, सब रूल 2 में भी वो ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट वाला पॉइंट सेम है, सब रूल 3 भी सेम बात बोलता है, विच एवर इज लोअर, एग्जैक्ट सेम, खाली डेफिनेशन का फर्क है और कुछ नहीं। बोलो कोई कंफ्यूजन? अब आ गया रूल 4 और 5 के बाद रूल नंबर 6, ये सबसे बढ़िया रूल लगेगा आपको, क्योंकि ये खुद कुछ नहीं बोलता, ये सिर्फ इतना बोलता है आगे बढ़ो। आप 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए, 5 भी फेल हो गया सपोज, सिमिलर गुड्स भी अवेलेबल नहीं है, तो आप रूल 6 पे गए, भाई अब क्या करूं? बोले कुछ नहीं, आगे जा, रूल 7 से बात कर ले। बोले तो बड़ा अच्छा आदमी है यार, कुछ ज्ञान नहीं दिया, सीधा आगे भेज दिया। तो रूल नंबर 6 अपने आप में आपको कोई ज्ञान नहीं देता, सीधा बोलता है आगे बढ़ो, क्या इतने सारे रूल तो सीख के आ गए, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आगे वाले से पूछ लो, आपको सीधा फॉरवर्ड कर देता है रूल 7 पे। बट जाते जाते आपको एक वरदान देता है रूल 6। रूल 6 आपको बोलता है कि आप रूल 7 के बदले पहले रूल 8 यूज कर सकते हो। अभी तक मैंने आपको बोला स्टार्टिंग से सीक्वेंस फॉलो करना है, रूल 3 फेल होगा तो 4 पे जाएंगे, 4 फेल होगा तो 5 पे जाएंगे, 5 फेल होगा तो 6 पे जाएंगे, 6 फेल होगा तो 7 पे जाएंगे। बट 6 आपको खुद तो कुछ सिखा नहीं रहा,
लेकिन जाते जाते आपको एक लाइफलाइन दे देता है, एक पावर दे देता है कि आप ऑर्डर स्विच कर सकते हो। अब आप 7 और 8 में पहले 8 यूज कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो, नहीं तो आप 7 यूज करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन 8 पहले यूज करने का ऑप्शन आपको देता है रूल 6। और वो ऐसा क्यों कर रहा है वो रीजन आपको समझ आएगा। अब इसमें ना रूल 7 और 8 जब आप कंपेयर करोगे तो आपको बात समझ आएगी कि ये दोनों रूल में ऐसा लाइफलाइन क्यों मिली है, और ये अननेसेसरी भी है, वो भी आपको लास्ट में रिलेट कराऊंगा कि फालतू में इस बात को इतना टेक्निकल कर दिया। रूल 7 जो है ना उसको बोलते हैं डिडक्टिव वैल्यू रूल, और रूल नंबर 8 जो है उसको बोलेंगे कंप्यूटेड वैल्यू। अगर मैं सिंपल बोलूं तो इसमें आपको चीजें प्लस करनी है और इसमें आपको चीजें माइनस करनी है, कैलकुलेशन वाली बात बता रहा हूँ वैसा है। अब ये दोनों रूल में फर्क क्या है वो समझो। मैं आपको पहले ट्रांजैक्शन का फ्लो बताता हूँ, उसमें आपके दोनों रूल कवर हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान देना, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो। देखो स्टोरी शुरू कहाँ से होगी, यूएस में एक एक्सपोर्टर बैठा है जिससे हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं विच इज आईफोन, और हम इंडिया में आईफोन इंपोर्ट करके प्रॉफिट मार्जिन चढ़ा के उसको इंडिया में बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। इतनी स्टोरी क्लियर। अब इसमें ना कौन कौन से खर्चे लगते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट लगती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो आपको कैश फ्लो समझना है। इसमें आपके दोनों रूल अभी एक ही कैश फ्लो में साथ में कवर हो जाएंगे, तो ध्यान से समझना क्या हो रहा है। देखो पहले तो यूएस का जो अपना एक्सपोर्टर है, मैं उसकी बात वहां से शुरू कर रहा हूँ। उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा होगा या नहीं आईफोन बनाने में, इसमें मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस जो ओवरहेड्स बोलते हैं वो सब लगे होंगे, तब जाके उसका आईफोन मैन्युफैक्चर हुआ होगा। आईफोन मैन्युफैक्चर करने के बाद उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ा होगा ऐसा, तभी आया होगा सेल प्राइस कि भाई एक आईफोन में इतने डॉलर में बेचूंगा, दिस इज सेल प्राइस। फिर जब आपने उसको ऑर्डर दिया होगा तो उसने वो गुड्स आपको डिलीवर किए होंगे, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट T1, ये होता कौन सा वाला, उसकी फैक्ट्री से उसके पोर्ट तक 3 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थे, ये पहला वाला, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 ये लगा होगा। बाकी पोर्ट के ऊपर उसके कुछ लोडिंग चार्जेस लगे होंगे, ये सब खर्चा हुआ होगा। तब जाके आता है आपका लोडिंग चार्जेस से पहले यहां तक आता है FOB कॉस्ट, ये बात होती है ना, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। अब लोडिंग चार्जेस, इसके ऊपर फ्रेट, इसके ऊपर इंश्योरेंस, ये सब ऐड करके क्या आता है CIF प्राइस। बात समझ आ रही, ये कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, इंडियन पोर्ट तक आते आते इतना खर्चा हो जाता है। इसी चीज को अपने क्या बोलते हैं असेसिबल वैल्यू। क्लियर। अब मैं असेसिबल वैल्यू की स्टोरी को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। असेसिबल वैल्यू पे लगती है बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस पे लगता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इस पे लगती है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जिसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वो GST के बदले, एक्साइज के बदले वो सब ड्यूटीज लगती है। ये सब लगने के बाद जो टोटल कॉस्ट आता है ना उसको बोलते हैं लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट का मतलब है आईफोन इंडिया में आते आते, आपके हाथ में आते आते, इंपोर्टर के हाथ में आते आते इतना खर्चा उसका हो चुका है। FOB प्राइस उसने पे किया, ये सारे फ्रेट इंश्योरेंस पे किए, कस्टम ड्यूटी सारी पे की जो भी लगती थी, फाइनली इंपोर्टर को आईफोन कितने का पड़ा, इतने का। बात समझ आ रही। अब यहाँ से उसका भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ होगा, ये फ्रेट को अपन T2 मान लेते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन नंबर 3, ये उसका खर्चा हुआ होगा। फिर कुछ अनलोडिंग, लोडिंग का कॉस्ट लगा होगा, वो कुछ खर्चा हुआ होगा। और इसका प्रॉफिट मार्जिन, ये इंपोर्टर थोड़ी ना फ्री में समाज सेवा कर रहा है, ये आईफोन आगे बेच रहा है तो अपना प्रॉफिट भी तो चढ़ाएगा। ये सब कुछ ऐड करके ये जो अपना इंपोर्टर है वो एक सेलिंग प्राइस निकालेगा कि इंडिया में मैं आईफोन कितने का बेच रहा हूँ। बात समझ आ रही। अच्छा, इंडिया में जब वो आईफोन बेचेगा तो उस पर GST लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना, GST तो लगता है। कि ये मिला के फाइनल प्राइस आएगा जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट टू द यूजर, यूजर बोलो या बायर बोलो, कंज्यूमर, उसके लिए कितने का पड़ा आईफोन फाइनल, जो भी 1 लाख 1.5 लाख का आईफोन पड़ रहा है वो ये प्राइस होगी। तो आप देख रहे हो ये जो प्राइस बन रही है यहाँ तक आते आते कितनी सारी चीजें इसमें ऐड हो रही है। पॉइंट समझ आए, ये कैश फ्लो समझ आए। ऐसे ही होता है कोई भी प्रोडक्ट में, ये होगा इन कॉमन। अब बात ये है कि हम यहाँ पे इस पूरे टॉपिक में वैल्यू ऑफ द गुड्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं असेसिबल वैल्यू। ये हम पता है ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ आ रही। अब देखो, अगर आप देखो तो ये पूरे कैश फ्लो में यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक ये वैल्यू सेंटर में है। यहाँ से शुरू हुआ था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग चार्जेस, फ्रेट इंश्योरेंस, दिस इज फाइनली असेसिबल वैल्यू। फिर असेसिबल वैल्यू में ड्यूटीज ऐड होती है, फिर खर्चे ऐड होते हैं, फिर प्रॉफिट ऐड होता है, फिर GST ऐड होता है,
फिर इंडियन बायर के लिए कॉस्ट बनती है। यही बात है। अब आप अगर यहाँ पे पहुंचना चाहते हो तो अगर आपको समझ आ रही हो, दो रास्ते हैं, या तो इस रास्ते से पहुंचो, ये असेसिबल वैल्यू ही सेम ही है, या फिर इस रास्ते से रिवर्स जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ आ रही? अगर ये प्राइस है 1,50,000, रिवर्स जाके यहाँ तक पहुंच सकते हैं क्या? सब चीजें माइनस करते जाते हैं। इसमें से पहले जीएसटी हटा दो तो बिफोर जीएसटी प्राइस आ जाएगा, उसमें से उसका प्रॉफिट मार्जिन हटा दो तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट हटा दो, ड्यूटीज हटा दो, आ जाएगी असेसिबल वैल्यू। तो इस वैल्यू तक पहुंचने के इस पूरे कैश फ्लो में दो रास्ते हैं, या तो यहां से शुरू करके पहुंचो या यहां से रिवर्स जाके पहुंचो। समझ आ रहा है? अब यही है रूल 7 और रूल 8। रूल 7 ये वाला रास्ता है, प्लस करते जाओ सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब प्लस करते जाओ, ऐड करने वाला रास्ता, कंप्यूटेड वैल्यू। दिस इज रूल नंबर 8, प्लस करने वाला रास्ता, रूल नंबर 8। और ये जो है ना, यहां से रिवर्स जाने वाला रास्ता माइनस वाला, वो कौन सा है? रूल नंबर 7, डिडक्टिव वैल्यू। बात समझ आ रही? अब रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि अगर आपको रूल 7 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि रिवर्स जाना पड़ेगा, हर चीज माइनस करनी पड़ेगी, तो आप ये रास्ता पहले यूज कर लो। आपको तो असेसिबल वैल्यू तक पहुंचना है, फर्स्ट वाले रास्ते से पहुंचो, सेकंड वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से जो आपको पहले यूज करना है कर सकते हो। अभी अननेसेसरी इतना कॉम्प्लिकेट किया, आपको पता है कि ये वाला रास्ता ज्यादा इजी, प्लस करना है, सीधा खर्चे जोड़ते जाना है। तो रूल 6, रूल 7, रूल 8 के बदले सीधा सीधा रूल 8 को ही पहले लिख देते और रूल 6 बनाते ही नहीं, तो एक रूल कम हो जाता और रास्ता भी आसान हो जाता। पहले रूल में लिख देते कंप्यूटेड वैल्यू, दूसरे रूल में लिख देते डिडक्टिव वैल्यू, रूल 6 एंड 7 खत्म। तो ये रूल नंबर 6 जो वरदान दे रहा है, उसकी जरूरत ही क्या थी? पहले उल्टा रखते हो, फिर बोलते हो नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या सेंस हुआ उसका? बट जो है वो आपके सामने। तो रूल नंबर 6 आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं देता, वो सिर्फ बोलता है आगे बढ़ो। बट वो आपको ये बोल देता है कि आप 7 के बदले पहले 8 यूज करोगे तो चलेगा, जो इजी पड़े वो कर लो। कोई कंफ्यूजन? या फिर आप ये भी बोल सकते हो जिसमें आपकी असेसिबल वैल्यू कम आ जाए। वैसे तो कम तो नहीं आएगी, सेम ही आएगी, बट आप दोनों में से जो आपको आसान लगे वो पहले कर लो। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब क्लियर? दिस इज रूल 7 एंड 8। इसमें सम करेंगे तो मैं आपको कैलकुलेशन गिनवा दूंगा जिसमें सबकी वैल्यूज होगी अपने पास, तो वो पॉइंट भी कवर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट बचा इस ब्लॉक में रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 तक आते आते डिपार्टमेंट भी थक चुका है, जैसे आप थक गए हो, ठीक है। पूरा हम लोग को सब ट्राई कर लिया, रूल 3 लगा लिया, ट्रांजेक्शन वैल्यू लगा ली, उसको मॉडिफाई कर लिया, आइडेंटिकल गुड्स ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिले, सिमिलर गुड्स ढूंढने गए, नहीं मिला, ये डेटा ढूंढने के डेटा भी नहीं मिला। अब क्या करें? बोला एक काम करो, ये रेजिडुअल रूल है, जो 19-20 करके इन सब मेथड्स में से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करके काम चलता है, एक वैल्यू निकाल लो भाई, हाथ जोड़े एक वैल्यू निकालो, पैसे भरो और जाओ। तो यही सारे रूल्स में अगर एग्जैक्टली ये फॉलो नहीं हो पा रहे, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 करके फॉलो हो पा रहे हैं, तो आप रूल नंबर 9 में ऐसा करके एक वैल्यू पे आ सकते हो। तो रेजिडुअल का मतलब क्या? और कोई रास्ता नहीं बचा है, जो होता है वो करो, वैल्यू निकालो, बात खत्म करो। आया समझ में? दिस इज रूल नंबर 9, रेजिडुअल मेथड। चलिए, तो ये पॉइंट में तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला कुछ भी नहीं। अब देखो यहाँ तक आते आते आपके सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं, वैल्यूएशन के रूल मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट ब्लॉक में हमें इसके सम सॉल्व करना है, ताकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ आ जाए कि ये सारी चीजों को गिनना कैसे। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको अभी सम्स करवा दूंगा, आज ही इसको खत्म करेंगे। वैल्यूएशन का ये सम्स का टॉपिक हो गया, मतलब आपके 5 मार्क पक्के हो गए। अब आपके ऊपर है, जो मैं सम्स करा रहा हूँ पिछले पेपर में भी देख लेना, इनमें से ही पूछा होगा, टाइप वही रहेगा, नंबर चेंज करेंगे। आपने सॉल्व कर लिया तो एक क्वेश्चन तो आपका बन ही गया, और एक थियरी वाला फिर बाकी टॉपिक्स में से कुछ भी आ सकता है। वैसा क्लियर है? ठीक है, बस तो अभी इतना रखते हैं, ब्रेक के बाद फिर अपने वैल्यूएशन वाले सम्स भी देख लेते हैं, ताकि टॉपिक पैकअप हो जाए।